हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम होमर की एपिक पोएम द इलियाड की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। होमर ने दो एपिक पोएम्स को लिखा था, एक इलियाड और दूसरी ओडिसी, और ये बहुत ही फेमस है, ओल्डेस्ट वर्क ऑफ लिटरेचर है, यानी ये बहुत ही पहले पुराने ज़माने में लिखा था। होमर ने अराउंड 8th या अर्ली 7th सेंचुरी बीसी में, लेकिन आज भी मॉडर्न ऑडियंसेस इस वर्क को एंजॉय करते हैं। तो इस कहानी में होमर ने हमें बताया है कि कैसे जब ट्रोजन वॉर हो रही थी, जो कि ग्रीक्स यानी कि ग्रीक के लोगों के बीच और ट्रॉय शहर के लोगों के बीच जब लड़ाई हो रही थी, तब क्या-क्या सिचुएशंस पैदा हुई, क्या-क्या हुआ, इसके बारे में होमर ने हमें इलियाड में बताया है कि कैसे जब ग्रीक आर्मी का लीडर था अगामेम्नन ने जब एक्िलीज, जो कि ग्रीक्स का सबसे बड़ा सोल्जर था, सबसे ग्रेट सोल्जर था, जब अगामेम्नन ने अकिलीज की इंसल्ट की, तब अकिलीज ने रिफ्यूज कर दिया फाइट करने से, उसने मना कर दिया फाइट करने से, और जिस वजह से बहुत सारे ग्रीक सोल्जर्स की फिर लड़ाई में जान जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, चलिए अब हम लोग समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो ट्रोजन वॉर हो रही थी वो क्यों हो रही थी। तो ट्रोजन वॉर उस लड़ाई को कहते हैं जो एकियंस यानी कि ग्रीक्स और ट्रॉय शहर के लोगों के बीच हो रही थी। और ये इसीलिए हो रही थी क्योंकि पेरिस नाम का एक लड़का था जो ट्रॉय में रहा करता था। उसने हेलन, जो कि बहुत ही सुंदर औरत थी, एक ग्रीक औरत, उसको उसने किडनैप किया हुआ था। बेसिकली एक दूसरे को वो लोग पसंद करने लगे थे, और इसी वजह से हेलन का जो हस्बैंड था मेनेलॉस, उसके कहने पर ग्रीक्स ने ट्रॉय शहर के लोगों पर अटैक कर दिया था, और इन दोनों जगहों के बीच एक युद्ध शुरू हो गया था, एक लड़ाई शुरू हो गई थी। तो अब इलियाड में हमें बताया जाता है कि ट्रोजन वॉर को शुरू हुए 9 साल हो गए थे, और जो एकियंस थे यानी कि जो ग्रीक्स, उन्होंने एक क्राइस नाम के शहर पर कब्जा कर लिया था, और ये एक ऐसा टाउन था जिसका ट्रॉय के साथ काफी अच्छे संबंध थे। यानी ट्रॉय के साथ मिलकर ये क्राइस नाम का जो शहर था वो भी ग्रीक्स के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, और इसीलिए ग्रीक्स ने क्राइस पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके बाद इस लड़ाई में जो एकियंस थे, ग्रीक्स थे, उन्होंने एक अ, दो बहुत ही सुंदर औरतों को कैप्चर किया था। एक का नाम था क्रिसीस और दूसरा का नाम था ब्रिसीस। तो अब जो एकियन फोर्सेस का यानी जो ग्रीक फोर्सेस का लीडर था अगेमेम्नन, उसने क्रिसीस को अपने पास रख लिया था, अपने रखेल बनाकर। और जो एकिलीज है, ग्रीक आर्मी का सबसे ग्रेट वॉरियर, सबसे ग्रेट सोल्जर, उसने ब्रिसीस को रख लिया था। अब जब ये बात क्रिसीस के पिता क्राइसिस को पता चली, जो कि अपोलो गॉड के प्रीस्ट थे, यानी कि अपोलो की पूजा किया करते थे, वो एक प्रीस्ट थे, तब उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रैंसम यानी बहुत सारे पैसे भी ऑफर किए ग्रीक्स को। लेकिन जो अगामेम्नन था उसने क्रिसीस को वापस देने से मना कर दिया। और तब फिर जो क्रिसीस का पिता है क्राइसिस, उसने अपोलो से मदद मांगी और प्रे किया, प्रार्थना की कि किसी भी तरीके से आप मेरी बेटी को बचाइए। और इस तरीके से जो अपोलो गॉड है, वो एकियन कैंप यानी कि ग्रीक्स के ऊपर एक प्लेग भेजते हैं, यानी कि बीमारियां भेजते हैं। और इस प्लेग में, बीमारी में, बहुत सारे एकियंस, बहुत सारे यानी कि जो ग्रीक्स हैं वो मारे जाते हैं। और इसके बाद फिर जो एगामेम्नन है वो प्रोफेट कैल्कस से, यानी कि वो भी एक साधु होता है कैल्कस, उसको अगामेम्नन पूछते हैं कि बताओ ये बीमारियां क्यों हो रही है हमारे कैंप में, यानी ग्रीक्स को इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही है। और जब उसे पता चलता है अगामेम्नन को कि क्राइसिस इसका कारण है, तो बहुत ही रिलक्टेंटली वो क्राइसिस को छोड़ देता है, और फिर डिमांड करता है कि ब्रिसीस को एकिलीस उसे दे दे, उसे सौंप दे। लेकिन एकिलीस को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी जब जबरदस्ती ब्रिसीस को अगामेम्नन अपने पास ले लेता है, तो एकिलीस को बहुत गुस्सा आता है, वो फ्यूरियस हो जाता है इस इंसल्ट की वजह से। और उसके बाद फिर वो अपने आर्मी कैंप में लौटता है, और लड़ाई करने से
से मना कर देता है। वो कहता है कि अब मैं आगे से किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करूंगा, और वो वेंजफुली, यानी कि उसके मन में बदले की भावना थी, और वो किसी भी तरीके से एकियंस को यानी ग्रीक्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता था। और इसीलिए वो अपनी माँ से, जो कि एक सी निम्फ थी, सी गॉडेस थी, समुद्र की देवी थी जिनका नाम थेटिस था, वो अपनी माँ थेटिस से कहता है कि जो सारे भगवानों के राजा है जियस, आप उनसे मदद मांगो, और किसी भी तरीके से मैं ग्रीक से बदला लूंगा। और इसके बाद फिर ट्रोजन्स और एकियन साइड्स ने दोनों ने सीज फायर डिक्लेयर किया होता है। वो टाइम पे कोई लड़ाई नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर जो ट्रोजन्स हैं वो इस ट्रीटी को ब्रीच करते हैं, वो इस समझौते को तोड़ते हुए फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं, और इस बार जियस भी ट्रोजन्स का ही साथ दे रहे थे। तो अब क्योंकि जियस सपोर्ट कर रहे होते हैं ट्रोजन्स को, और एकिलीज फाइट ही नहीं कर रहा होता है, इस वजह से जो एकियंस हैं उन्हें बहुत लॉसेस होने लगते हैं, बहुत सारे लोग उसमें मरने लगते हैं। लेकिन दोनों तरफ बहुत ज्यादा लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है, और इस लड़ाई में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जैसे कि जो पेरिस और मेनेलॉस है उसकी तरह, उनकी एक तरफ लड़ाई चल रही होती है, पेरिस जो कि ट्रॉय की तरफ से था और मेनेलॉस ग्रीक की तरफ से था। इसी तरीके से हेक्टर और अजैक्स, इनके बीच में लड़ाई हो रही होती है। लेकिन इन लड़ाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा था, एकियंस का कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही होती है, और वो लोग बस मरते जा रहे थे, सारे ग्रीक्स मरते जा रहे थे। एंड इवन द हीरोइज्म ऑफ द ग्रेट एकियन वॉरियर डायोमेडीज प्रूव्स फ्रूटलेस। और डायोमेडीज जो कि एक बहुत बड़ा ग्रेट वॉरियर था ग्रीस का, उसकी जो हिम्मत थी, उसकी हीरोइज्म थी, वो भी जवाब दे गई थी, उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। द ट्रोजन्स पुश द एकियंस बैक, और धीरे धीरे करके ट्रॉय शहर के जो लोग थे, जो ट्रोजन्स थे, उन्होंने धीरे धीरे सारे एकियंस को, सारे ग्रीक्स को पीछे कर दिया था लड़ते लड़ते। और इस तरीके से सारे जो ग्रीक्स हैं वो अपने शिप के आसपास बने हुए रैम्पार्ट्स, दीवारों के आसपास छुप जाते हैं। और एकियंस को लगता है कि शायद हम लोग बच जाएंगे, जब रात के समय डियोमेडीज और ओडियस जाकर ट्रोजन्स के कुछ प्लान्स की इंफॉर्मेशन ले आते हैं। लेकिन अगले दिन भी यही सब होता है, डिजास्टर होता है। यानी अगले दिन भी नई चुनौतियां आती हैं ग्रीक्स के सामने, और बहुत सारे एकियन कमांडर्स जख्मी हो जाते हैं। और ये जो ट्रोजन्स हैं वो एकियन रैम्पार्ट्स, यानी कि उनकी जो दीवारें थी शिप्स के आसपास, उसको भी तोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर वो एकियन कैंप्स में जाकर शिप्स में आग लगा देते हैं। अब क्योंकि शिप्स ही जल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए ग्रीक्स को पता चल गया था कि अब तो उनकी जो डिफीट है, हार है, वो इमिनेंट है, यानी कि अब तो उन्हें हार का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उनके शिप्स नहीं थे, तो उनकी जो आर्मी थी वो ट्रॉय में ही अटक कर रह गई थी, और वो एकदम डिस्ट्रॉयड महसूस कर रहे थे। कंसर्न फॉर हिज कॉमरेड्स बट स्टिल टू प्राउड टू हेल्प देम हिमसेल्फ, एकिलीज अग्रीज टू अ प्लान प्रपोज्ड बाय नेस्टर। अब एकिलीज, जो कि बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा घमंडी महसूस कर रहा था, उसे बुरा लग रहा था अपने साथियों के लिए, लेकिन वो अभी भी लड़ाई में जाने के लिए राजी नहीं था। और इसीलिए जब एक और ग्रीक सोल्जर नेस्टर ने उसे एक प्लान बताया, तो उसके लिए वो तैयार हो गया। और ये प्लान ये था कि एकिलीज का जो बेस्ट फ्रेंड था पेट्रोक्लस, पेट्रोक्लस भी एक बहुत अच्छा सोल्जर था। तो पेट्रोक्लस को वो लोग बैटल में भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं, और पेट्रोक्लस जो है वो एकिलीस का आर्मर, एकिलीस की जो शील्ड है, ढाल है, उसको पहनकर जाता है। तो पेट्रोक्लस एक बहुत अच्छा वॉरियर था, और जब वो एकिलीस की ढाल को लेकर बैटलफील्ड में, बैटल ग्राउंड में उतरता है, तो इस वजह से एकियंस फिर से जीतने लगते हैं, और वो धीरे धीरे करके ट्रोजन्स को अपने शिप से दूर कर देते हैं, और सिटी वॉल से दूर ढकेल आते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये जो काउंटर अटैक है वो फिर से ढीला पड़ जाता है, और अपोलो जो है वो पेट्रोक्लस के आर्मर को तोड़ देते हैं। और जैसे ही पेट्रोक्लस का आर्मर, पेट्रोक्लस की ढाल जो कि एकिलीस की थी, जैसे वो टूटती है, वैसे ही जो हेक्टर है, जो कि
ट्रोजन सोल्जर था वो उसे मार देता है। तो हेक्टर पेट्रोक्लस को मार देता है और उसके बाद फिर दोनों तरफ ही लड़ाई शुरू हो जाती है पेट्रोक्लस के शरीर को क्लेम करने के लिए और उस आर्मर को क्लेम करने के लिए, उस आर्मर को उठाने के लिए। हेक्टर एंड्स अप विद द आर्मर और फिर जो हेक्टर था वो उस ढाल को उठा लेता है, बट द एकियंस थैंक्स टू अ करेजियस एफर्ट बाय मेनेलोस एंड अदर्स मैनेज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू देयर कैंप। लेकिन जो ग्रीक्स थे वो मेनेलोस की हिम्मत की वजह से, मेनेलोस और बाकी के साथियों की वजह से पेट्रोक्लस के शरीर को वापस अपने कैंप में ले आते हैं। और जब अकिलीस को पता चलता है कि हेक्टर ने उसके बेस्ट फ्रेंड पेट्रोक्लस को मार दिया है, उसके अंदर इतना ज्यादा दुख और इतना ज्यादा रेज, इतना ज्यादा गुस्सा समा जाता है कि वो डिसाइड करता है कि वो एगामेम्नन के साथ फिर से जाकर लड़ाई में शामिल होगा। Thetis goes to Mount Olympus and persuades the god Hephaestus to forge Achilles a new suit of armor. इसके बाद फिर एकिलीस की जो माँ है थेटिस, वो माउंट ओलंपस जाती है और गॉड हेपेस्टस से कहती है कि गॉड हेपेस्टस एकिलीस के लिए एक नई ढाल बनाए, विच शी प्रेजेंट्स टू हिम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अगली सुबह एकिलीस को अपनी नई ढाल मिलती है और इस नई ढाल के साथ एकिलीस फिर से लड़ाई में शामिल होता है। मीनवाइल हेक्टर, नॉट एक्सपेक्टिंग एकिलीस टू रिजॉइन द बैटल, हैज ऑर्डर्ड हिज मेन टू कैंप आउटसाइड द वॉल्स ऑफ ट्रॉय। अब क्योंकि हेक्टर को ये लग रहा था कि एकिलीस फिर से लड़ाई में शामिल नहीं होगा, उसने अपने सारे आदमियों से ये कहा था कि तुम ट्रॉय की दीवारों के बाहर कैंप कर सकते हो। लेकिन जब ट्रोजन आर्मी ये देखती है कि एकिलीस फिर से लड़ाई में शामिल होने के लिए आ रहा है, तो वो लोग डर की मारे फिर से पीछे हटने लगते हैं और अपने शहर की दीवारों में अंदर जाने लगते हैं। लेकिन एकिलीस हर उस ट्रोजन को काट कर मार देता है जो भी उसे रास्ते में मिलते हैं। स्ट्रेंथेंड बाय हिज रेज ही इवन फाइट्स द गॉड ऑफ द रिवर ज़ैंथस। और उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो नदी के भगवान ज़ैंथस से भी लड़ाई करता है। हु इज एंगर्ड दैट Achilles has caused so many corpses to fall in his streams। तो Achilles ने इतने सारे ट्रोजन्स को मार कर नदियों में गिराया था कि नदी के जो देवता हैं ज़ैंथस, वो उससे लड़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन Achilles ज़ैंथस से भी लड़ाई करता है। फाइनली Achilles confronts हेक्टर आउटसाइड द वॉल्स ऑफ ट्रॉय। तो फाइनली Achilles हेक्टर को देखता है जो ट्रॉय की दीवारों के बाहर खड़ा था। Ashamed at the poor advice that he gave his comrades, Hector refuses to flee inside the city with them। अब क्योंकि हेक्टर ने एक बहुत ही गलत एडवाइस दिया था अपने साथियों को कि तुम ट्रॉय की दीवारों के बाहर कैंप कर सकते हो, ये गलत साबित हुआ था ये डिसीजन। इसी वजह से हेक्टर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और इसलिए वो शहर में अंदर नहीं भागता। और इसके बाद फिर एकेलीस 3 बार उस शहर के चारों तरफ हेक्टर का पीछा करता है और फाइनली गॉडेस एथेना की मदद से हेक्टर को ट्रिक करके वो उससे लड़ने लगता है और एक ड्रामेटिक ड्यूल में एकिलीस हेक्टर को मार देता है। ही देन लैशेस द बॉडी टू द बैक ऑफ हिज चैरियट। हेक्टर को मारने के बाद वो अपने चैरियट के पीछे उसके शरीर को बांधता है और पूरे एकियन कैंप में, पूरे शहर में वो उसके शरीर को घसीटता है। अपॉन एकिलीस अराइवल द ट्रायम्फेंट एकियन सेलिब्रेट पेट्रोक्लस फ्यूनरल। और उसके बाद जब एकिलीस वापस आता है तो जो ट्रायम्फेंट यानी जीते हुए जो ग्रीक्स हैं वो पेट्रोक्लस के फ्यूनरल को यानी कि उसके अंतिम संस्कार को सेलिब्रेट करते हैं पेट्रोक्लस के। और एथलेटिक गेम्स यानी बहुत सारे गेम्स भी वो लोग खेलते हैं। ईच डे फॉर द नेक्स्ट 9 डेज, अगले 9 दिन तक रोज एकिलीस हेक्टर के शरीर को अपने रथ में जो उसने बांध रखा था उसके शरीर को, उसे वो रोज घसीटता है। जहां पर पेट्रोक्लस का फ्यूनरल अंतिम संस्कार हुआ था उसके चारों तरफ वो हेक्टर के शरीर को घसीटता है। और आखिरकार सारे जो देवता हैं, गॉड्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि अब फाइनली हेक्टर को एक प्रॉपर बोरियल, एक प्रॉपर अंतिम संस्कार हेक्टर को भी मिल जाना चाहिए जैसे पेट्रोक्लस को मिला। जियस सेंड्स द गॉड हर्म्स टू एस्कॉर्ट किंग प्राइम। और इसीलिए जियस जो कि सारे भगवानों के राजा हैं, वो गॉड हर्म्स को भेजते हैं किंग प्राइम को लेने के लिए, लाने के लिए। किंग प्राइम हेक्टर के पिता थे एंड द रूलर ऑफ ट्रॉय, और वो ट्रॉय के राजा भी थे। और इस तरीके से किंग प्राइम बहुत ही प्लीड करते हैं एकिलीस के सामने, वो प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे अपने बेटे के शरीर को वापस कर दो। और ही इन्वोक्स द मेमोरी ऑफ एकिलीस ओन फादर पेलेस।
और वो एक्िलीज को उसके पिता पेलियस की याद दिलाते हैं। डीपली मूव्ड एक्िलीज फाइनली रिलेंट्स, और ये सब सुनकर फाइनली एक्िलीज मान जाता है और वो हेक्टर की डेड बॉडी को ट्रोजन्स को लौटा देता है। बोथ साइड्स एग्री टू अ टेम्पररी ट्रूस, और फिर दोनों साइड्स टेम्परली इस लड़ाई को रोकने का डिसाइड करते हैं, और हेक्टर को एक हीरो का फ्यूनरल, एक फाइनली उसे एक अच्छा अंतिम संस्कार मिलता है, और यहीं पर इलियाड का अंत हो जाता है। सो आई होप आपको ये जो एपिक है उसकी ये समरी समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।